हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त राहुल। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आईपीओ होते क्या हैं, आईपीओ को हम लोग कैसे खरीद सकते हैं, कौन सा आईपीओ खरीदना हमारे लिए अच्छा होगा, हम लोग आज इस वीडियो के अंदर देखते हैं। ओके, सो हमारा जो लास्ट वीडियो था, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट होता क्या है, इन्वेस्टमेंट को कैसे सेफ और सिक्योर रखना है, क्या बेसिक फंडामेंटल्स होना चाहिए। लास्ट वीडियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर था। इस वीडियो के अंदर हम लोग आईपीओ को थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे कि आईपीओ है क्या। जस्ट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है ये। जैसा हम लोग आईपीओ के बारे में जानते हैं कि कोई भी नई कंपनी जब आती है तो वो अपना एक आईपीओ लाती है, दैट इज कॉल्ड द इशू। हम लोग इसे इशू भी बोलते हैं। एक ये कॉर्पोरेट एक्शन है जहाँ पर कंपनीज अपनी इक्विटी का सम ऑफ द पोर्शंस डिस्ट्रीब्यूट करती है मार्केट के अंदर। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा आईपीओ हमारे लिए बेस्ट रहेगा और कौन से आईपीओ को हमें चूज करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो हम लोग भूल जाते हैं कि वो कैसी कंपनी है, उसका लास्ट परफॉर्मेंस क्या है, उसमें हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ये सारी चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे। सो जस्ट हम लोग देखते हैं। हम लोग स्टेप्स देख लेते हैं हम लोग एग्जैक्टली कि आईपीओ के अंदर कैसे स्टेप्स होना चाहिए। टोटल 8 स्टेप्स के अंदर किसी भी कंपनी के आईपीओ को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोसेस प्रॉपर दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जैसे आईपीओ के स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी किसी कंपनी को अपनी इक्विटी लाना होती है तो उसे एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ढूंढना होता है। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम ये होता है कि वो उस कंपनी की इक्विटी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जब प्रमोटर्स किसी भी कंपनी की इक्विटी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हायर करना होता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर कोई भी हो सकता है, एक लार्ज फर्म हो सकती है जस्ट लाइक एसबीआई हो सकता है या आईसीआईसीआई बैंक हो सकता है या फिर कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो एक मीडिएटर होता है। इस मीडिएटर के थ्रू मार्केट के अंदर इक्विटी जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी आईपीओ को इशू करने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो जरूरी होता है। इसके बिना आप किसी भी मार्केट के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर सारी प्रोसेस को देखता है, जैसे कि हम लोग ये स्टेप फर्स्ट में देख रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड स्टेटमेंट्स। इसके अंदर आईपीओ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पर हम लोग एक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स के लिए हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। एक सेबी, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, सेबी एक रेगुलेटर इस मार्केट का। मार्केट के अंदर अगर आपको एंटर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्लाई टू दी सेबी। सेबी को अप्लाई करने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर सारे डॉक्यूमेंट्स और जितनी भी प्रोसेस होती है वो सारी रेडी करता है। और जब भी कंपनी को अपना आईपीओ लाना होता है तो एटलीस्ट उसे अपने जो लास्ट 3 ईयर के जो मार्जिन्स हैं या बैलेंस शीट्स हैं, मोस्टली इसके अंदर इबिटा मार्जिन होता है, दैट इज द एमोर्टाइजेशन। एटलीस्ट 3 साल का हमें एक पीरियड होता है, 3 साल के हमें उसके मार्जिन्स देखना पड़ते हैं। ये सारी प्रोसेस इन्वेस्टमेंट बैंकर करता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम है सारा प्रोसेस को हैंडल करना और ये सारा एक ड्राफ्ट बनाकर, एक ड्राफ्टिंग होता है, उस ड्राफ्टिंग के थ्रू ये सारी प्रोसेस जो होती है डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और ड्राफ्टिंग हम लोग सेबी को भेजते हैं और फिर सेबी उस ड्राफ्ट को एज एन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के रूप में उसको एक्सेप्ट करता है। उसके अंदर सारी जो डिस्क्लोजर्स होते हैं, जो कि नॉर्म्स डिसाइडेड बाय द सेबी, सारे नॉर्म्स को चेकआउट करता है सेबी और फिर सेबी अथोराइज करता है सेबी कि कुछ गलतियां तो नहीं है, एटलीस्ट कंपनीज के मार्जिन में कोई दिक्कत तो नहीं है, कंपनी के डेट में तो इशू नहीं है, कंपनी किस पर्पज से मार्केट के अंदर इंटर करना चाह रही है। ये सारी जो है ड्राफ्टिंग के अंदर सारा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। एक प्रोस्पेक्टस, जैसे हम लोग प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं, किसी भी चीज को खरीदने से पहले उसका एक डिटेल वर्जन होता है जिसमें सारी चीजें डिटेल में दी हुई होती है। यहीं पर एक चीज होती है, कंपनीज को अपनी रेटिंग्स को भी यहाँ पर बताना होता है। रेटिंग यानी कंपनी किस रेट की है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज होती है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के थ्रू रेट की जाती है, उन्हें 1 to 5 के बीच में रेट किया जाता है। रेटिंग के लिए उन्हें अप्लाई करना होता है और रेट के अकॉर्डिंग ही उस आईपीओ को ग्रेड मिलता है। और ये आईपीओ किस ग्रेडिंग का होता है, कितना सब्सक्रिप्शन उसको आ सकता है, ये उस ग्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। सो ग्रेडिंग के लिए हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन के बाद में क्या क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना चाहिए। पहला स्टेप हो गया रजिस्ट्रेशन। आप इन्वेस्टमेंट बैंकर के थ्रू रजिस्टर्ड होते हैं और सारा डिस्क्लोजर आप एक ड्राफ्टिंग के रूप में जो है एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और वो डॉक्यूमेंट फिर आप सेबी को अप्लाई करते हैं।
फिर उसके बाद में आपका जो प्रोस्पेक्टस है सेकंड स्टेप में आ जाता है आपका गेटिंग द प्रोस्पेक्टस रेडी, यानी आपका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स उसके अंदर जो है मेंटेन किए जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया मार्जिन्स वगैरह हो गया, आपके डेट्स के बारे में हो गया, आपका पर्पस हो गया, आपकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक डिस्क्लोज डॉक्यूमेंट होता है जिसे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। वो आपके अप्रूवल के लिए जाता है सेबी के पास में और सेबी उसे फिर अप्रूव या फिर उसे डिनाई कर सकता है। थर्ड स्टेप के अंदर द रोड शो के अंदर कंट्री वाइज हम लोग जो है मेजर्स हम लोग प्रमोटर्स हम लोग सबसे पहले उसको प्रमोट करने वाले जो आईपीओ को प्रमोट करते हैं उसको एक तरीके से एडवर्टाइज करते हैं। उसके बारे में हम लोग लोगों को बताते हैं कि ये हमारा आईपीओ आने वाला है। आईपीओ के बारे में ये सारी चीजें होती है रोड शो के अंदर डिस्कस की जाती है। जैसे ही आप देखते हैं कि मेजर कंपनीज जो हैं वो किसके लिए आ रहा है, यानी एग्जैक्टली उसमें रिटेल बायर्स हैं या फिर उसके अंदर इंस्टीट्यूशनल बायर है या फिर उसके अंदर कुछ प्राइवेट इक्विटीज के लिए वो लोग एक प्रोस्पेक्टस लाते हैं। तो ये सारी चीजें स्टेप थर्ड के अंदर रोड शो के अंदर हम लोग डिटेल में देख सकते हैं कौन कौन से बायर्स होते हैं, यानी किस किस को हमें बेचना है। एग्जैक्टली रोड शो के अंदर ये बोल सकते हैं कि किस किस को हमें ये चीजें बेचना है, तो ये सारी डिटेल उसके अंदर फिलअप करना पड़ती है पहले ही। फोर्थ स्टेप के अंदर ये सारी चीजें जब हम लोग सेबी को दे देते हैं तो सेबी फिर उसके ऊपर अप्रूवल करता है कि ओके गो हेड, आप इस फंड रेजिंग प्रोसेस के लिए आप जा सकते हैं ओपन मार्केट के अंदर। और इसके बाद में फिर एक प्राइस बैंड डिसाइड होता है। प्राइस बैंड डिसाइड करने का काम प्रमोटर्स करते हैं जो कि कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, ऑनर्स होते हैं। अब वो प्राइस बैंड डिसाइड किस बेस पर करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक चीज आती है द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू एक एक्चुअल वैल्यूएशन होता है किसी भी इक्विटी को या कंपनी के हम लोग छोटे छोटे चंक्स बनाकर उनको एक फेस वैल्यू देते हैं, दैट इज द एक्चुअल वैल्यूएशन ऑफ अ शेयर या एक्चुअल वैल्यूएशन ऑफ अ इक्विटी। उसी फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें मार्केट के अंदर कितने शेयर्स इंट्रोड्यूस करना है वो फेस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। और इंडिया के अंदर फेस वैल्यू जो होती है वो लाई करती है फ्रॉम 1 to 10, यानी किसी भी शेयर या किसी भी इक्विटी की फेस वैल्यू जो होगी वो 1 से 10 के बीच में होगी। इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम नहीं हो सकती है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग उस इक्विटी के कितने हमें हिस्से करना है ये हमें वहां से पता पड़ता है। तो जैसे ही फेस वैल्यू डिसाइड होती है तो फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही उसकी वैल्यूएशंस मार्केट के अंदर डिसाइड होती है। और फिर वैल्यूएशंस आने के बाद में यहाँ पर एक ऑक्शन होता है। ऑक्शन करने के लिए हमें बिडिंग करना पड़ती है। अब ऑक्शन करने के लिए भी बहुत सारी प्रोसेस होती है। प्रोसेस के अंदर जैसे हम लोग देख रहे हैं स्टेप 5 के अंदर डिसाइडिंग ऑन अ प्राइस बैंड एंड शेयर नंबर्स। शेयर नंबर डिसाइड हो गया फेस वैल्यू से। उसके बाद के अंदर हम लोग देखते हैं कि किस प्राइस पर हमें वो शेयर या इक्विटी को इंट्रोड्यूस करना है, जैसे फिक्स प्राइस पर लाना है या फिर बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू हमें उस शेयर्स या इक्विटी को हमें इंट्रोड्यूस करना है। फिक्स प्राइस यानी मैंने कोई एक प्राइस बैंड सिलेक्ट कर लिया, मर्चेंट बैंकर या फिर जो मेरे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं उन्होंने एक प्राइस बैंड दे दिया कि 700 से 755 रुपीज का प्राइस बैंड है। इस प्राइस बैंड के अंदर आप अपनी इक्विटी के लिए आप बिडिंग कर सकते हैं, यानी जो भी इन्वेस्टर होगा वो इस प्राइस बैंड के अंदर अपनी बिड को मार्केट के अंदर प्लेस कर पाएगा, तभी उसको इस बिड के ऊपर जो है कहीं ना कहीं उसको आईपीओ का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। क्योंकि ये आईपीओ का सब्सक्रिप्शन जो है वो है फर्स्ट इन फर्स्ट ऑफ बेसिस है, यानी जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। अगर प्राइस फिक्स वैल्यू पर आया तो एक प्राइस दे दिया जाता है, उस प्राइस के ऊपर हम लोग कहीं ना कहीं एक 755 का प्राइस मुझे दे दिया, उस प्राइस के ऊपर मैंने उसको डाल दिया, वो मेरे अकाउंट से चला जाएगा। अगर मुझे सब्सक्रिप्शन मिला तो मुझे आईपीओ का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, अदरवाइज मेरे अकाउंट में नहीं आएगा वो। एक होता है बुक बिल्डिंग, ये एक टाइप का कट ऑफ प्राइस होता है, यानी जो जितना ज्यादा प्राइस देने के लिए लायबल है उतने ज्यादा प्राइस पर उसे वो आईपीओ जो है वो मिल जाता है। यानी हम लोग कई बार देखते हैं जैसे एग्जाम्स हम लोग देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, उसके अंदर कट ऑफ नंबर्स कई बार आते हैं, तो वो कट ऑफ नंबर्स डिसाइड करने का काम कौन करता है, जिन्होंने हायर नंबर लेके आए हैं एग्जाम के अंदर उन्हें पहले प्रायोरिटी मिलती है और जिनके लोअर नंबर होते हैं उन्हें प्रायोरिटी बाद में मिलती है। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस और फिक्स प्राइस दोनों अलग अलग है। फिक्स प्राइस के अंदर आईपीओ को हम लोग एक फिक्स प्राइस पर खरीद सकते हैं और बुक बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर हम लोग आईपीओ को वेरिएबल प्राइस के ऊपर खरीद सकते हैं। जो ज्यादा बिड करेगा उसे पहले मिलेगा और पहले मिलने के लिए उसे क्वांटिटी फिक्स कर देते हैं कि इतनी क्वांटिटी ही आपको मिलेगी आईपीओ के अंदर।
इससे ज़्यादा क्वांटिटी आपको आईपीओ के अंदर नहीं मिलेगी। स्टेप 6 के अंदर हम लोग अवेलेबल हो जाता है पब्लिक के लिए, यानी जब भी मार्केट में आईपीओ की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई, आईपीओ का बुक बिल्डिंग प्रोसेस खत्म हो गई, एक टाइप का प्राइस डिस्कवरी है, यानी किसी भी शेयर को उसका एक्चुअल प्राइस मिलता है, क्योंकि मार्केट के अंदर वैल्यू और प्राइजेस अलग अलग है, वैल्यूएशंस अलग होती है और मार्केट प्राइस उसके अलग होते हैं। मार्केट प्राइस डिसाइड करने का काम बायर और सेलर का होता है, ना कि कंपनी के प्रमोटर्स का। उन्होंने एक बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू प्राइस डिस्कवरी कर ली, अब उस प्राइस के ऊपर बायर और सेलर क्या सोच रहे हैं, वो किस प्राइस पर उसको खरीदना और किस प्राइस पर उसको बेचना चाह रहे हैं। ये सारी प्रोसेस होने के बाद में मार्केट के अंदर वो आईपीओ आता है और आईपीओ इशू होता है। आईपीओ को हम लोग अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू हम लोग खरीद सकते हैं। किसी का भी डीमैट अकाउंट हो, आपके बैंक्स में हो जाता है या फिर कुछ ब्रोकर्स हैं या डिस्काउंटेड ब्रोकर्स भी आजकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, ऑनलाइन ही आप खरीद सकते हैं। आप अपने अकाउंट से आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद में आपको 3 to 15 डेज के पीरियड के अंदर जब भी आईपीओ ओपन होता है और एक क्लोजिंग होता है, इस पीरियड के अंदर आप उस आईपीओ को जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको आईपीओ का सब्सक्रिप्शन मिला तो वो आपके अकाउंट में दैट इज इनटू द डीमैट अकाउंट यानी डीमैटेरियलाइज अकाउंट के अंदर वो आईपीओ एज एन शेयर वो आ जाते हैं। और फिर बाद में जब भी आपको इन शेयर्स को यानी जो आईपीओ है इनको आपको अगर बेचना हो तो ओपन मार्केट यानी दैट इज द एक्सचेंज एनएससी और बीएससी में ये आप बेच सकते हैं। और ये सिंपल प्रोसेस आईपीओ की लिस्टिंग का है, आईपीओ कैसे लिस्ट होता है और आईपीओ कैसे खरीदा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा आईपीओ खरीदना चाहिए। मेजरली मैंने आपको शुरुआत में बताया था वीडियो के कि ग्रेडिंग वाले आईपीओ हमें देखना चाहिए कि आईपीओ का ग्रेड कौन सा है, ये मुझे कैसे पता पड़ेगा। आईपीओ का ग्रेडिंग के लिए जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने एक ग्रेडिंग सिस्टम जो है जैसा ये देखिए हम लोग देख रहे हैं, ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है इंडिया की रेटिंग एजेंसीज है, सेबी अप्रूव्ड है, सारी चीजें वैल्यूएबल होती हैं। यहाँ पर 1 to 5 यहाँ पर ग्रेड्स देती हैं, यानी किसी भी आईपीओ को लिस्ट होने से पहले उसे एक ग्रेडिंग दी जाती है कि वो किस ग्रेड का है। अगर आईपीओ का ग्रेडिंग 1 है दैट मीन्स उसके फंडामेंटल्स जो है वो पुअर है, यानी उसके जो इबिटा मार्जिन है या फिर जो प्रॉफिट मार्जिन से वो बहुत ज्यादा कम है, कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज्यादा है, कंपनी का परफॉर्मेंस जो है लास्ट 3 इयर्स का बहुत वीक है, दैट मीन्स उसको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने बहुत कम रेट किया है, यानी डिफॉल्टर होने के चांसेस उसके ज्यादा हो सकते हैं। सेकंड ग्रेड आ जाता है बिलो एवरेज फंडामेंटल्स, यानी उसके फंडामेंटल्स जो है वो बिलो है यानी कम है, कहीं ना कहीं वो अच्छी कंपनी नहीं है। इससे पता पड़ता है कि हमें एटलीस्ट 1 और 2 ग्रेड वाली कंपनीज को तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनका मार्केट के अंदर इंटर करना और एग्जिट करना बहुत जल्दी हो सकता है। माइट भी आप अगर 4-5 सालों का या लंबा व्यू रख रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। थर्ड ग्रेड आ जाता है आईपीओ ग्रेड थर्ड आ जाता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि एवरेज फंडामेंटल्स यानी कंपनी के जो फंडामेंटल्स है या अर्निंग्स जो है उसके वो एवरेज है। दैट मीन्स ये स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हो सकती हैं या फिर छोटी इंडस्ट्रीज हो सकती है या फिर स्मॉल कैप की कंपनीज हो सकती है जो परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है, डेट इक्विवेलेंट है, अर्निंग्स अच्छी है और ऑन एन एवरेज फ्यूचर के अंदर इसके मार्जिन्स जो है वो बढ़ सकते हैं। दैट मीन्स ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज ये हो सकती है। तो हम लोगों के लिए कौन सा ग्रेडिंग सुटेबल रहेगा, हम लोग आईपीओ का ग्रेड थर्ड जो है ये हम लोग चूज कर सकते हैं। आईपीओ फोर्थ ग्रेड अबव दी एवरेज, यानी कहीं ना कहीं कंपनीज और ज्यादा उससे अच्छी है, इसके ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं। आईपीओ 5 जिस कंपनी का जो ग्रेड है या सीआरए रेटिंग जो है 5 है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है। इस फंडामेंटल वाली कंपनीज को हम लोग आंख बंद करके हम लोग खरीद सकते हैं, यानी इसके मार्जिन्स वगैरह और इनके प्रॉफिट जो है बहुत अच्छे होते हैं और मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं ये अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और इन्हें हम लोग एक तरीके से मिड कैपिटल कंपनीज या फिर इसे हम लोग एक लार्ज कैपिटल कंपनीज के रूप में हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये तो यही बात आपके आईपीओ के ग्रेडिंग्स की, आईपीओ का ग्रेड कैसे होना चाहिए। मैं आपको इसके जो कुछ पीडीएफ फॉर्म्स हैं इस वीडियो के साथ में आप लिंक में आप देख सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा।
ताकि आप लोगों को जब भी आईपीओ खरीदना हो तो एटलीस्ट आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। और ये सारी चीज़ें जब डिस्क्लोजर आता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का डिस्क्लोजर आता है, जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो उसके बारे में एक डिटेल मार्केटिंग होती है पेपर्स के अंदर या फिर न्यूज़ेस के अंदर, उसके बारे में डिस्क्लोजर आता है। वहां पर आपको जो सीआरए रेटिंग्स है वो आपको मिल जाएगी। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इन ग्रेडिंग्स को देखिए कि 1 to 5 में उस कंपनी को क्या ग्रेड मिला है। अगर 3, 4 या 5 ग्रेडिंग है, दैट मीन्स वो एक अच्छा फंडामेंटल स्टॉक हो सकता है इन फ्यूचर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आईपीओ के साथ में कॉर्पोरेट एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से एक्शंस होते हैं जिसके हमें जरूरत पड़ सकती है, यानी इंडिविजुअल आदमी कहाँ कहाँ पर इन कॉर्पोरेट एक्शंस की मदद ले सकता है। ये वीडियो हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं क्योंकि आईपीओ जो है बहुत वास्ट है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और कवर अप करेंगे, थोड़ा सा टॉपिक बड़ा हो जाएगा ताकि हम लोग आईपीओ को और अच्छे से समझ पाएं। और कहीं ना कहीं हम लोग ये जानते हैं कि इन सारी चीज़ों को जानने से हमारा जो नॉलेज है वो बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के प्रति हमारा जो एक इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा आएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरीके से जानेंगे तो अच्छे तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग लिंक्स जो है या फिर नोटिफिकेशन हम लोग दे देंगे। एटलीस्ट आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली कमेंट करें। थैंक यू।